ओके, वेलकम बेटा। तो स्टार्ट करें। और एक कहाँ गई? ओके, आ गए दिव्या। ओके, बाकी स्टूडेंट भी आ गए। सुनो, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जबरदस्त चैप्टर है, बहुत इजी लगेगा। मेरा पढ़ाने के बाद बहुत इजी लगेगा, चिंता मत करो, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद ना किसी और का सुनने का भी नहीं, ना कभी वीडियो देखने का। यूट्यूब पे बहुत लोग मिलेंगे, बिल्कुल देखने का नहीं, क्योंकि एक से ज़्यादा सर लोग को जब आप देखते हो ना तो पूरा कंफ्यूज हो जाते हो। इसीलिए 4 लोग का देखने का नहीं, केवल एक ही का पढ़ने का, अच्छे से पढ़ने का, बात खत्म। रामायण महाभारत अगर 4 लोग का देखेंगे तो फुल कंफ्यूज हो जाते, एक ही देखेगा ना तो अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो एक ही देखने का, बात खत्म। किसी और कोई दिखाएगा भी ना, बताएगा भी ना, तभी नहीं देखने का। चलो, हाँ, कुछ कंफ्यूजन रहेगा मेरे से पूछना कि सर ये पॉइंट क्लियर है। सुनो, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होता है क्या? व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग? बिजनेस में कभी कभी ना बिजनेसमैन एक ही एक्टिविटी को अलग अलग तरीके से करता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, डिपार्टमेंटल क्या होता है। आपने सुना रहेगा, जो कंपनी, एक का कंपनी है, एक कंपनी इमेजिन ऊपर बना रहा हूँ मेरे सर के ऊपर, सुनते रहना। एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर भी बनाती है, हार्डवेयर भी बनाती है। सुन रहे हैं? हार्डवेयर भी बनाती है, सॉफ्टवेयर भी बनाती है। हार्डवेयर का मतलब कंप्यूटर, ये कैमरा, मोबाइल, सॉरी, ये माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब बनाते हैं हार्डवेयर। सर, सॉफ्टवेयर का मतलब ये जो आप स्टार्ट करते हो, कंप्यूटर लिख के आता है माइक्रोसॉफ्ट वेलकम, तो ये सॉफ्टवेयर है ना, दिखता नहीं, महसूस करना है। लेकिन जब कंप्यूटर बना के बेचते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिला के बेचते हैं ना। जब आप कंप्यूटर खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, दोनों रहता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों रहता है, तभी तो हम उसको कंप्यूटर बोलते हैं। अब जो कंपनी है उनको ये पता लगाना है कि हम हार्डवेयर से कितना कमाते हैं, सॉफ्टवेयर से कितना कमाते हैं। हार्डवेयर का परफॉर्मेंस तो हम अलग मेजर करेंगे, सॉफ्टवेयर का अलग मेजर करना चाहते हैं। ऐसा क्यों करना है उनको? क्या होता है, कभी कभी हार्डवेयर ही बिकता है, हार्डवेयर ही बिकता है, सॉफ्टवेयर नहीं बिकता है। जैसा मुझे कीबोर्ड लेना है तो हार्डवेयर ही बिक रहा है। कुछ लोग केवल सॉफ्टवेयर चाहिए, लाइसेंस कॉपी वगैरह चाहिए, तो डायरेक्टली ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ में भी चलते हैं, अलग अलग भी चलते हैं। तो ये दोनों का असर बिजनेसमैन के ऊपर जरूर पड़ेगा। अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, दिव्या किधर रहती बोली? नागपुर ना, नागपुर। तो हम नागपुर में एक फैक्ट्री डालें, तो फैक्ट्री जो हम डाले हैं वहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर भी, बहुत बड़ा प्लांट डाले हैं, सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, हार्डवेयर भी बनाते हैं। तो मुझे परफॉर्मेंस चाहिए कि सॉफ्टवेयर से कितना कमा रहे हैं, हार्डवेयर से कितना कमा रहे हैं। अगर हमको लॉस होता है, पकड़ के चलो सॉफ्टवेयर में लॉस हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है सर? अरे आजकल देखते नहीं हो, पायरेटेड चीज़ बिकता है, पायरेटेड चीज़। तो पायरेटेड चीज़ में क्या होगा, लोग ना एक एक खरीदेंगे, उसी का 4 कॉपी करेंगे, 100 कॉपी करेंगे। मूवी देख लो, मूवी डायरेक्टर इतना अच्छा मूवी बनाता है, पैसा खर्च करके पहला दिन ही वो वीडियो लीक हो जाता है, टोरेंट वगैरह साइट पे मिलता है पूरा फुल एचडी। तो क्वेश्चन ये है कि जो भी आप ये रहते हैं सॉफ्टवेयर, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो पता चला एक में लॉस हो रहा है, एक में प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेसमैन दोनों को गाली दे रहे, दोनों स्टाफ को छोड़ रहा है। हार्डवेयर वाला बोलता है हमारा गलती क्या है, हम तो मेहनत कर रहे हैं जैसा चाहिए। तो हमें ना दोनों का परफॉर्मेंस अलग अलग मेजर करना है। घर में 2 बच्चे हैं, सुन रहे हैं, घर में 2 बच्चे पेरेंट्स के,
एक लड़का एक लड़की, दोनों पढ़ाई करते हैं, एक सेम स्कूल में जाते हैं, दोनों का रिजल्ट क्या साथ में आएगा तो मेजर कर सकते हो परफॉर्मेंस? नहीं ना, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा तो पता चलेगा ना कौन पढ़ाई करता है कौन मस्तीखोर है। तो स्कूल वाले क्या करते हैं, हर बच्चे का परफॉर्मेंस रिजल्ट अलग अलग बताते हैं। इससे क्या होता है, पता चलता है कि कौन सा बच्चा कितना टैलेंटेड है ना। जब 10वीं का रिजल्ट आया रहेगा तो सबका अलग अलग परसेंटेज दिया रहेगा, सबको थोड़ी ना जॉइंट दिया रहेगा एक बार। तो वही है, हम लोग डिपार्टमेंटल का लॉजिक कहाँ कहाँ है, हम वहाँ से इंस्पिरेशन लिए, हमें सब अलग अलग करके चाहिए, डिपार्टमेंटल वाइज चाहिए। तो पढ़ते हैं, सुनो डिपार्टमेंटल वाइज क्या होता है। डिपार्टमेंटल वाइज ए बिजनेस कंसिस्ट ऑफ, सुनो पढ़ रहा हूँ, बिजनेस कंसिस्ट ऑफ, ए बिजनेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं। इट इज़ डिवाइडेड टू सेवरल डिपार्टमेंटल फॉर कैरिंग आउट सेपरेट फंक्शन। इट्स मैनेजर इज यूजुअली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वर्किंग रिजल्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट टू असर्टेन द रिलेटिव एफिशिएंसी। मुझे आपका एफिशिएंसी चेक करना है। अगर कोई बच्चा 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कंप्लीट कर देता है, इट शोज दैट ही इज़ मोर एफिशिएंट। और कोई बच्चा 3 घंटे का पेपर 4.5 घंटा लगता है उसको, इट शोज दैट ही इज़ इनएफिशिएंट। तो एफिशिएंसी मुझे पता चलेगा हर एक डिपार्टमेंट का। मैनेजमेंट इज़ यूजुअली इंटरेस्टेड, मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ, कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन फाइंडिंग आउट द वर्किंग रिजल्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट असेटिंग द रिलेटिंग एफिशिएंसी। हमें आपका एफिशिएंसी पता लगाना है। मिला? और क्या बोलते हैं सर, और क्या बोलते हैं, फिर और पढ़ो। दिस कैन बी मेड पॉसिबल ओनली इफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज डन। तुम अपना हिसाब किताब अलग करो, हम अपना हिसाब किताब अलग करेंगे, समझे? तो 2 लोग अपना अपना हिसाब किताब करो। जैसे एग्जांपल 2 लड़की लोग हैं, एक का नाम दिव्या, एक का नाम, दूसरा नाम ले रहा हूँ सोनाली। तो दोनों जन अपना अपना डिपार्टमेंट का हिसाब किताब करें और बताएं को इसका परफॉर्मेंस कैसा है। आगे बढ़ते हैं। दिस कैन बी मेड अप पॉसिबल ओनली द डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज प्रिपेयर। बरोबर है ना, सबका हिसाब किताब अलग अलग रखो, तुम अपना हिसाब किताब अलग रखो, तुम अपना हिसाब किताब अलग रखो। Departmental accounting are of great help and assistance to the management as they provide necessary information for controlling the business more integrity and effectively. It also helpful in reading the readily identifying all the types of wastage, example wastage of material, money। बराबर है ना, हमें ये पता चलेगा कौन कितना वेस्टेज कर रहा है, पैसे का, मटेरियल का। ऑल्सो अटेंशन टू बी ड्रॉन टू इनएडुकेटली और इनएफिशिएंसी इन द वर्किंग डिपार्टमेंट। अगर कोई इनएफिशिएंट है हम उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। जैसा एग्जाम्पल, 2 बच्चे थे पेरेंट्स के, लड़का पढ़ता नहीं है, लड़की ईमानदारी से पढ़ती है, तो रात दिन पापा उसी को गाली देंगे, हरामखोर, पढ़ना पढ़ना। तो और वो लड़की कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो पढ़ती है अपने हिसाब से। तो जो आदमी इनएफिशिएंट है आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो, फिर आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो क्योंकि वो थोड़ा वीक है। वैसी कंपनी के भी 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे 3 बच्चे, डिपार्टमेंट बोलेंगे उनको, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या रहता है बेटा, सुनो, ये जो एडवांटेजेस है ना, ये एग्ज़ाम में 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, मजाक मजाक में। सुन रही है? ये स्टडी मैट लेके बैठे हो क्या? जल्दी बताओ। जिसमें सिंगल एंट्री उसी में कि कोई और स्टडी मैट में? नहीं है तो सीधा बोलो नहीं, जल्दी बताओ। स्टडी मैट नहीं लेके बैठे तो कोई बात नहीं। हेलो, हाँ, स्टडी मैट लेके बैठे हो कि या अगले बार कल से लेके बैठना। हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेजेस। ये एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं एडवांटेजेस क्या होता है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करने से क्या एडवांटेजेस होगा। तो सबसे पहला प्यार नहीं, सबसे पहला पॉइंट, इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस। मुझे आपका परफॉर्मेंस पर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, सुनते रहो। फिर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, बाद में टिक मार्क कर लेना स्टडी मैट ओपन करके। इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है हमें ये पता चलेगा कौन प्रॉफिट मेकिंग है, कौन लॉस मेकिंग है। तो प्रॉफिट मेकिंग है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन लॉस मेकिंग है तो हम उसके ऊपर कुछ एक्शन वगैरह लेंगे, उसको कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूव करने का। तो परफॉर्मेंस को हम मेजर कर सकते हैं, कौन प्लस में जा रहा है, कौन माइनस में जा रहा है।
ठीक है, तो पढ़ते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी इवेल्युएटेड सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट। व्हाट इज ट्रेडिंग रिजल्ट? आपको इस चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट 95% बनाना पड़ता है। ओनली ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, वो भी डिपार्टमेंटल वाइज बनाना है, जंबो नहीं बनाना है। अगर मेरे 2 डिपार्टमेंटल है तो दोनों का हम जंबो नहीं बनाएंगे एक साथ, अलग अलग बनाएंगे। डिपार्टमेंटल ए, डिपार्टमेंटल बी, कॉलमर फॉर्म है, कॉलम बनाएंगे। एंड इंडेवर में बी मेड टू पुश अप द सेल ऑफ द, बराबर है, हम कोशिश करेंगे जिसका लॉस है उसको ये करेंगे, उसका सेल बढ़ाने की कोशिश करें। इंडेवर में बी मेड टू पुश अप द सेल ऑफ दैट डिपार्टमेंट विच इज़ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर जो ज़्यादा कमा रहा है हम उसको और मोटिवेट करेंगे, भाई और तू अच्छा कर, और जो लॉस मेकिंग उसके बारे में सोचेंगे क्या करना है। तो पहला बात ये होता है कि हमें परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट कर सकते हैं, समझे, इवेल्यूएट करेंगे, इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है हम उसको और अच्छा मोटिवेट करेंगे। जैसा घर में 2 बच्चे लोग हैं और एक पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक पढ़ाई उसको नींद आता है, तो भाई मम्मी डैडी समझ गए इसके, भाई इसके सामने बीन बजाए कुछ फ़ायदा नहीं, छोड़ दो इसको, ये डाकू या गुंडा बनेगा। ये जो पढ़ने में अच्छा है ना, इसको अपन IAS IPS बनाएंगे। तो अगर आप परफॉर्मेंस को मेजर कर लिए तो आप उसको और मोटिवेट करते, बेटा तू पढ़, तेरे को जो चाहिए हम सब देंगे। तो इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, तो जो डिपार्टमेंट अच्छा करेगा उसको और पुश करेंगे और बढ़ाएंगे, समझा। नेक्स्ट, सेकेंड, ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ईच डिपार्टमेंट। द ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज कंपेयर टू द अदर कैन बी ऑल्सो इवेल्युएटेड। ग्रोथ, कौन कितना ग्रोथ हो रहा है वो अलग अलग पता चलेगा, दोनों डिपार्टमेंट का सेल अलग अलग पता चलेगा, तो इससे पता चलेगा ना कौन स्पीड में ग्रोथ हो रहा है। जस्टिफाइबल ऑफ द कैपिटल आउटले। कैपिटल आउटले मतलब बिजनेस में पैसा लगता है ना, तो दोनों डिपार्टमेंट का हमें ये पता चलेगा कि हार्डवेयर में कितना पैसा लगा है, सॉफ्टवेयर में कितना पैसा लगा है, क्योंकि दोनों का हम हिसाब किताब अलग रखेंगे। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल आउटले मतलब आउटफ्लो, बिजनेस में पहला पैसा लगाना पड़ता है, तो इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले इन द ईच डिपार्टमेंट। आउटले का मतलब समझा, कैपिटल आउटले मतलब आउटफ्लो। अरे आप स्टाफ रखे हो तो आपको स्टाफ को पगार देना पड़ता है, आउटफ्लो। आप खर्चा कर रहे हो, लाइट बिल भर रहे हो, ये भर रहे हो, जितना भी आप खर्चा करोगे वो सब पैसा बाहर जा रहा है, तो आपको पता चलता है किधर कितना पैसा जा रहा है। जजमेंट ऑफ एफिशिएंसी, ये भी पता चलेगा आपको। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑफ ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली। व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर? किसका स्टॉक जितना कितना किसका स्टॉक जल्दी खत्म होता है, इसको बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर। ये हम अभी FA में पढ़ेंगे, ग्रुप 2 में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है किसका स्टॉक जल्दी खत्म होता है। अगर जिसका स्टॉक जल्दी खत्म होता है उसका डिमांड ज़्यादा है, उसका फिनिश गुड का डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड बनाते हैं। अगर किसी का स्टॉक जल्दी खत्म होता है तो उसका डिमांड ज़बरदस्त है, समझे। तो इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली एंड थस एफिशिएंसी ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी रिवील्ड। और प्लानिंग एंड कंट्रोल में काम आता है। अगर कोई डिपार्टमेंट लॉस मेकिंग है तो उसको बंदी कर देंगे ना, तो अवेलेबल और सेपरेट खर्चा एंड प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट बेटर कंट्रोल कर सकते हो। थस एफिशिएंसी एंड प्लानिंग, इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल कैन बी अचीव ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे कि एग्जांपल, आपका कभी कभी देखो अपने घर में लाइट बिल वगैरह ज़्यादा आएगा, खर्चा ज़्यादा होगा, तो अपन कंट्रोल करते हैं, ज़रूरत नहीं है तो लाइट बंद कर देते हैं, कंट्रोल करते हो ना। तो अगर कोई डिपार्टमेंट में लॉस हो रहा तो हम कोशिश करेंगे ना उस लॉस को कम करने का, अगले बार उसको प्रॉफिट मेकिंग करना है, तो हम खर्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें दोनों दो भाई लोग हैं ना, डिपार्टमेंटल भी, दोनों का हमें अलग अलग हिसाब किताब मिला। तो हमने चेक किया, भाई साहब ये B में लॉस क्यों हो रहा है इतना, क्योंकि ये दबा के पगार दे रहे, खर्चा बहुत कर रहे हैं लोग, कंट्रोल करो खर्चे को, जरूर प्रॉफिट होगा। A में सब ठीक है, B में अगर लॉस हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, खर्चा क्यों इतना हो रहा है, समझे। ये सब क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन, दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग इंफॉर्मेशन है। Basically, an organization usually divide the work into various departments, which is done on the principle of division of labor. Each department will prepare its separate account to judge the individual performance. मिला,
हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना अलग ये अकाउंटिंग करता है, परफॉर्मेंस को मेजर कर। ईच डिपार्टमेंट प्रिपेयर इट सेपरेट अकाउंट टू जज इज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। दिस कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ओवरऑल समझ गया डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, ग्रोथ पोटेंशियल, जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले, एफिशिएंसी पता चलेगा, प्लानिंग करने में काम आएगा। प्लानिंग, ठीक है। तो एडवांटेजेस है, 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, इसको यही लिखना है आपको। अब आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे कंपलसरी। बोलेंगे खर्चा कैसा बांटना चाहिए। अब क्या होता है, फैक्ट्री, इमेजिन बेटा इधर देखो, इमेजिन ये एक फैक्ट्री है, हाँ एक फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री में, रुको फैक्ट्री का पतरा टेढ़ा हो गया, ये जो फैक्ट्री है, बिजनेस है, तो इसके अंदर हमने ना डिपार्टमेंटल बांध दिया, डिपार्टमेंटल बना दिया। जैसे डिपार्टमेंटल ए, 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। अब क्या होगा, फैक्ट्री को 2 पार्ट कर दियो, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। तुम अपना, लेकिन ये खर्चों कैसा हम शेयर करेंगे, कुछ खर्चे कॉमन होते हैं, कंपनी करेगी लेकिन वो खर्चे को बांटना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले ये सब पूछते हैं एग्जाम में पूछते हैं कि सबसे पहला आइटम रेंट, रेट्स, टैक्स, रिपेयर्स, मेंटेनेंस। एक तीर से 3 शिकार कर रहा है, देखो रेंट, रेट्स एंड टैक्स। दूसरा सर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। 3 मिला बेटा, रेंट, रेट्स एंड टैक्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। कैसे बांट के लोगे, ये आपको यहाँ इस चैप्टर में, एक्चुअली पूरा चैप्टर ये नहीं है, ये केवल स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन के लिए हमें सब पढ़ना है, एक क्वेश्चन के लिए। उसके बाद ऐसा कुछ चीज़ नहीं आएगा, मतलब बंटवारा करना है, बंटवारा सही तरीके से बंटवारा करना 2 डिपार्टमेंट का बीच में, और लॉजिक होना चाहिए बंटवारा करने का। बंटवारा जब करोगे तो लॉजिक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर हमें रेंट को कब बांटना है, जैसे एग्जांपल आप 1 BHK ले लो, 2 BHK ले लो, दोनों का रेंट सेम रहता है क्या, नहीं ना। 1 BHK का एरिया कम रहता है, 2 बेडरूम हॉल किचन का एरिया ज़्यादा रहेगा, 5 BHK का एरिया ज़्यादा रहेगा, तो रेंट उतना ही ज़्यादा रहता है। जितना छोटा जगह लोगे उतना कम रेंट रहता है, जितना बड़ा स्पेस लोगे उतना ज़्यादा रेंट रहता है। तो सोचो डिपार्टमेंट ए ने 1200 स्क्वायर फुट ऑक्यूपाई किया, स्क्वायर फुट, और डिपार्टमेंट बी ने 3000 स्क्वायर फुट। तो क्या रेंट को इक्वली बांटना ठीक होगा? पका के चलो, रेंट हमारा आया है, साइड में लिख रहा हूँ, रेंट हमारा आया है 5 लाख रुपया। ये फैक्ट्री भाड़े पे लिया है, भाड़े का टट्टू भाड़े पे लिया। अब इस भाड़ा को दोनों में डिवाइड बाय 2 करना बहुत पाप हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब तूने कम एरिया ऑक्यूपाई किया, तू तो बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया, स्क्वायर फुट है, सुन रहे हो, स्क्वायर फुट। तो 5 लाख को इक्वली बांटना गलत होगा। तो रेंट को कैसा बांटेंगे बेटा, एरिया में बांटेंगे। हर कुत्ते का एरिया होता है, नहीं, रेंट को बांटेंगे एरिया का रेशियो। व्हाट इज द एरिया का रेशियो, 1200:3000, 2 0 उड़ गया। तो 12, ज़्यादा छोटा मत करो, तो 12:30 का रेशियो में बांट देंगे। किसको, 5 लाख को। दूसरा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किसको बोलते हैं, बिल्डिंग है तो रिपेयर्स मेंटेनेंस भी होगा। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उसका रिपेयर उतना ज़्यादा होगा, जितना कम एरिया रहेगा उसका रिपेयर उतना कम रहेगा। इसका मतलब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग का है, उसको भी फ्लोर एरिया में बांटेंगे। आंसर दिखाई दे रहा है बेटा जी, कैसे बांटेंगे, फ्लोर एरिया ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अगर फ्लोर एरिया नहीं दिया रहेगा ना तो टाइम बेसिस पे बांटना। व्हाट इज टाइम बेसिस, टाइम बेसिस का मतलब होता है इक्वली बांटेंगे, फिर हम लोग इक्वली बांट लेंगे अगर नहीं दिया रहेगा फ्लोर एरिया तो। सुन रहे बेटा दोनों जान, तो रेंट, रेट्स एंड टैक्स, रेट्स किसको बोलते हैं सर, रेंट, रेट्स एंड टैक्स का मतलब जब आप किधर जगह भाड़े पे लेते हैं किसी बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, तो रेंट के साथ हमें लिफ्ट का भी पैसा देना पड़ता है, गार्डन का पैसा, पार्किंग का पैसा, वो रेट्स में आ जाता है। और टैक्स क्या होता है,
वो जो टैक्स जो गवर्नमेंट चार्ज करती है वही। तो रेंट, रेट्स एंड टैक्स एक साथ ही वर्ड आते हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग का है, तो जितना बड़ा, जैसा एक छोटा घर ले लो, मेरा छोटा सा घर है तो उसका रिपेयर्स मेंटेनेंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन में हो गया। लेकिन वो उसी आदमी को एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का रिपेयर्स मिला, वो बिल्डिंग 40 महले का है, तो भाई साहब 2 दिन में तो नहीं होगा, 2 दिन में एक रूम होता है। तो जितना बड़ा एरिया होगा उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए स्क्वायर फुट में बांटने का, फ्लोर एरिया मतलब स्क्वायर फुट, जिसने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया है उस रेशो में शेयर करेंगे। तीसरा, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग जितना छोटा रहेगा उसका इंश्योरेंस उतना कम रहेगा, बिल्डिंग जितना बड़ा रहेगा उसका इंश्योरेंस उतना ज़्यादा रहेगा। समझे? तो 3 समझे, जल्दी रिप्लाई दें। यस सर। और एक जन किधर गया, वो तो रिप्लाई नहीं दी। हाँ हाँ लिखिए, यूपी लिखती है। ओके, तो रेंट, रेट्स एंड टैक्स, 3 आइटम बताया मैंने, रेंट्स, रेट्स एंड टैक्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। इन तीनों कैसे बांटोगे, एरिया में बांटने का। चलो सेकेंड, लाइटिंग, बिजली गिरी, लाइटिंग। ये बेटा घर में लाइट बिल आता है ना दोनों जन को? हाँ सबको आता है, मेरे को भी लाइट बिल आता है। तो लाइट बिल क्या तुम दोनों का सेम आता है? नहीं, सबका लाइट बिल अलग आएगा। तो जो लोग जितना ज़्यादा लाइट जलाएंगे उतना आपका बिल भी जलेगा, नहीं मतलब उतना बिल भी आएगा। तो लाइटिंग, ए का जो लाइट यूनिट, अभी फ्लोर एरिया हटा दूँ, फ्लोर एरिया हटा दूँ। सोचो बेटा जी, लाइट बिल आया, लाइट बिल 5 लाख रुपया है। अब ये दोनों जन में इक्वली बांटना गलत होगा। क्यों? हम क्या करेंगे, जिसने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया वो नहीं, जिसने जितना जलाया है वो उतना बर्दाश्त करेगा। जैसे कि एग्जांपल, इसने यूनिट कंज्यूम किया 350 और इसने यूनिट कंज्यूम किया 850। तो बेटा दोनों ने सेम यूनिट कंज्यूम नहीं किया। यूनिट का मतलब अपना जितना यूनिट जलाएंगे वैसा बिल आता है ना घर पे। तो ए ने यूनिट जलाया 350 मीटर को हम लोग मीटर एक ही लगाए थे, उसको एक लॉजिकल तरीके से बांटे कि तूने जला 350, तूने जला 850, तो ये 5 लाख को इक्वली क्यों बांटे? मानता हूँ हमारे दोनों का डैडी सेम है, हम इक्वली कैसे बांटे? तो हम इस रेशो में बांटेंगे, समझे? 350:850 का रेशो में बांटेंगे लाइट बिल को। समझा? तो सेकेंड आइटम क्या समझा है सर ने? लाइटिंग और हीटिंग क्या होता है सर? ये जो ठंडी लग रहा है, अभी ठंडी चालू है जैन मंथ में, वो हीटिंग नहीं है। फैक्ट्री में हीटर का जरूरत पड़ता है, हीटिंग का जरूरत पड़ता है, पानी बॉयलर, और पानी का बॉयल करने के लिए हीटिंग वाला रहता है, तो फैक्ट्री में यूज़ होता है। तो लाइटिंग और हीटिंग जो वर्ड रहता है अक्सर साथ में आता है। मशीन को जब फिनिश गुड बनाते हैं, रॉ मटेरियल्स, तो पानी का जरूरत पड़ता है, हीटिंग, बॉयलर वगैरह। तो लाइटिंग और हीटिंग कैसा बांट के लोगे? कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी, जो जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो उतना बिल भरेगा, वो बर्दाश्त करेगा। आगे बढ़ते, तीसरा बेटा सेलिंग खर्चा। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनका संबंध सेल के साथ होता है। किसके साथ होता है? सेल के साथ होता है। सर समझाओ ना। ये देखो, सोचो बेटा जी, इनका सेल, ये बेचते हैं हार्डवेयर, ये बेचते हैं सॉफ्टवेयर। इनका सेल 15 लाख है, लैक्स लिख रहा हूँ, और इनका सेल 7-8 लाख है। ठीक है, 8 लाख है। अब इनका सेल 15 लाख है, इनका सेल 8 लाख है। जिसका ज़्यादा सेल उसका वैसा खर्चा भी तो रहेगा। अब कुछ खर्चे का नाम बता रहा हूँ, जैसे कि साइड में बता रहा हूँ खर्चे का नाम। बेटा खर्चे का नाम है जैसे कि डिस्काउंट क्या होता है? जितना ज़्यादा सेल होगा ना उतना ज़्यादा हम डिस्काउंट भी देना पड़ता है। जितना कम सेल उतना कम डिस्काउंट। बेटा जिसका लाखों में सेल होगा वो डिस्काउंट भी वैसे देता रहेगा, क्योंकि कस्टमर आते रोते हैं, भाई साहब थोड़ा डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट बोल के बाद में पता चला ऑडी नीचे खड़ा किया था, ऑडी में गया हो, हमको बेवकूफ़ बनाया। तो जितना ज़्यादा आपका सेल होता है ना, हमें डिस्काउंट भी वैसे देना पड़ता है। जितना कम सेल उतना कम डिस्काउंट। मतलब सेल का संबंध डिस्काउंट के साथ है। सेल का संबंध सेल्स कमीशन के साथ है, बैड डेप के साथ है। बैड डेप, डूबा रहता हूँ, बैड डेप।
अरे बेटा, जिसका जितना ज़्यादा सेल उसका उतना ज़्यादा बैड डेप्ट होगा, जिसका जितना कम सेल होगा उतना कम बैड डेप्ट होगा। सिंपल आंसर। मुकेश अंबानी का जो सेल है करोर्स में, तो उसका बैड डेप्ट भी करोर्स में रहेगा, सीआर में। जिसका सेल्स लाखों में, उसका बैड डेप्ट भी वैसी रहेगा। समझे बेटा? तो सेल का संबंध डिस्काउंट के साथ है, सेल्स बढ़ेगा तो डिस्काउंट भी बढ़ेगा। समझे? ये ड्राइंग समझा बेटा? सेल्स बढ़ेगा तो डिस्काउंट भी बढ़ेगा, बैड डेप्ट भी बढ़ेगा। आगे बढ़ो। सेलिंग कमीशन, आजकल सेल होता नहीं तो हमें एजेंट लोग को पकड़ना पड़ता है, तो एजेंट लोग को सेल्समैन लोग कमीशन देंगे। हम लोग निरमा वॉशिंग पाउडर बेच रहे हैं, तो जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा सेलिंग कमीशन देना पड़ेगा, जितना कम सेल उतना कम सेलिंग कमीशन। आगे बढ़ते हैं। फ्रेट आउटवर्ड, जल्दी बताओ फ्रेट आउटवर्ड क्या होता है? फ्रेट आउटवर्ड का मतलब होता है, अपन पिज़्ज़ा के लिए बुलाते हैं ना, हेलो पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा का एक आदमी लाके देता है ना, पिज़्ज़ा जोमेटो वाले, तो उसको बोलते हैं फ्रेट आउटवर्ड। गुड्स को कस्टमर के मुंह में नहीं डालना है, गुड्स को कस्टमर के घर पहुंचाने का जो खर्चा होता है, पेट्रोल डीजल जो भी लगा रहेगा, दैट इज फ्रेट आउटवर्ड। अमेज़न वाले आजकल वो गुड्स घर पे पहुंचा के देते हैं ना। फ्रेट आउटवर्ड का मतलब होता है गुड्स को कस्टमर घर पे पहुंचाना। तो जिसका ज़्यादा सेल होगा उसका ज़्यादा फ्रेट लगा रहेगा, जिसका कम सेल हुआ रहेगा उसका कम फ्रेट लगेगा। हाइपर लिंक है, मतलब जितना ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा फ्रेट इनवर्ड, जितना ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा फ्रेट इनवर्ड, जिसका कम सेल उसका कम फ्रेट इनवर्ड। मतलब ये सब जो खर्चे होंगे ना उसको सेल्स रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि आपका संबंध सेल के साथ है, आपका डायरेक्ट संबंध सेल के साथ है। आगे बढ़े। फ्रेट आउटवर्ड, ट्रैवलिंग सेल्स मैनेजर। देखो ट्रैवलिंग सेल्स मैनेजर, वो जो सेल्स मैनेजर होते हैं ना, घूम घूम के प्रोडक्ट बेचते हैं, तो जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा ट्रैवलिंग भी तो किया होगा। जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा ट्रैवलिंग भी करेगा। तो ट्रैवलिंग सेल्स मैनेजर, सैलरी, अदर खर्चा। तो याद रहेगा, कुछ खर्चे का संबंध सेल के साथ होता है तो उसको किस रेशियो में बांटोगे? सेल्स का रेशियो में। ब्लू से हाईलाइट किया, इसको बोलते हैं सेलिंग खर्चा। तो सेलिंग का जो खर्चा होता है उसको सेल्स रेशियो में बांटेंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, कैरेज इनवर्ड। गुड्स को फैक्ट्री में लाने का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड, इनका संबंध परचेज के साथ होता है। जिसने ज़्यादा परचेज किया रहेगा उसको उतना बार ज़्यादा ट्रक का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिसने कम परचेज किया रहेगा वो कम कैरेज इनवर्ड करेगा। कैरेज इनवर्ड मतलब ट्रक का खर्चा। अरे गुड्स को फैक्ट्री में लाते हैं ना, मैं गुड्स ला रहा हूँ नागपुर से लेके आ रहा हूँ इधर मुंबई में, दादर में, तो लाने खर्चा होगा। जो जितना ज़्यादा परचेस करेगा उतना ज़्यादा खर्चा होगा। डिस्काउंट क्या होता है? जितना ज़्यादा परचेस करोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, जितना कम परचेस करोगे उतना कम डिस्काउंट मिलता है। आगे बढ़ते, तो सेल्स और परचेस समझा, जल्दी बताएं। हाँ के बाद रिप्लाई दें। सर मैं हाँ क्या फिर से हाँ ही लिखेगी ना? नहीं, यूपी। तो कुछ खर्चे का संबंध सेल के साथ होता है, कुछ खर्चे का संबंध परचेज के साथ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस सैलरी, वर्कर काम करते हैं, ओके थैंक यू। वेजेस एंड सैलरी कैसे बांटेंगे? वर्कर काम किए रहेंगे, कुछ ए में काम किए रहेंगे, कुछ बी में काम किए रहेंगे, तो कैसे बांटेंगे वेजेस सैलरी? जो जितना टाइम डिवोट किया, डिवोटी मतलब भक्त नहीं, जो जितना काम डिवोट किया रहेगा। एग्जाम्पल, एक वर्कर है जो 12 घंटा काम करना है, वर्कर को 12 घंटा काम करना है, तो 8 घंटा इधर काम करता है और 4 घंटा इधर काम करता है। तो उस वर्कर का जो पगार है वो पकड़ के चलो 1,20,000 है पूरा। तो 1,20,000 को इक्वली बांटना गलत होगा। तुम इधर काम करते हो 8 घंटा, बाद में इधर काम करते हो 4 घंटा, तो इस रेशियो में बांटेंगे तो सही होगा ना। तो वेजेस हो सैलरी हो, किस रेशियो में बांटोगे? वेजेस हो सैलरी हो, उसको आप बांटोगे
कैसे बांटोगे? टाइम डिवोटेड, तुमने कितना डिवोट किया टाइम टू ईच डिपार्टमेंट, टाइम डिवोटेड का रेशियो बांटोगे। सीधा सीधा बोलो, टाइम और डिवोटेड। तुमने यहाँ इधर 8 घंटा दिया, उधर 4 घंटा दिया, तो इस रेशियो में बांट देंगे। आगे बढ़े। कुछ खर्चे का संबंध ना एसेट के साथ होता है। किसके साथ होता है? एसेट्स के साथ होता है। जैसे कि वैल्यू ऑफ द एसेट्स में बांटेंगे कुछ खर्चे को। 1 मिनट, हाँ कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हेलो, 1 मिनट, हाँ बेटा थोड़ा सा रुक जाए, तब तक आप लिस्ट पढ़े आगे का। यहाँ से बैठे बैठे ना घर भी संभालना पड़ता है। तो वो लिस्ट तो आपको समझ गया। सॉरी बेटा, इतना सुनने के लिए, मेरे को ध्यान देना, इतना वेट करने के लिए सॉरी। सुनो सुनो, तो हम पढ़ रहे थे आगे का बात कि वेजेस सैलरी कैसे बांटेंगे, जितना टाइम डिवोट करेगा वैसे बांटेंगे। डेप्रीसिएशन कुछ चीज़ ना एसेट्स का बेस पे होता है, मतलब जितना महंगा एसेट वैसा बांट के लेंगे। एग्जाम्पल, इनके पास मशीनरी, मशीन से काम करते हैं ना, तो इनके पास जो मशीन है, मशीन इनके पास 12 लाख का मशीन है, इनके पास 6 लाख का मशीन है। तो इस हिसाब से इनका रेशो 2:1 होता है। जितना महंगा मशीन होगा खर्चा भी वैसे ही रहेगा। जैसे अपना घर में पंखा होगा तो पंखा खर्चा कम रहता है, एसी खर्चा ज़्यादा रहता है। या अपने घर पे कार होगा तो जो कार सस्ता होगा उसका खर्चा भी वैसी होगा। एक कार 3 लाख का है तो उसका खर्चा वैसी है। एक कार 10 लाख का तो उसका खर्चा भी वैसी रहेगा। और एक कार सीधा 1 करोड़ का है तो उसका खर्चा भी वैसी रहेगा। तो सुनो, डेप्रीसिएशन तो पहला कौन सा? डेप्रीसिएशन होता है मशीनरी का, इंश्योरेंस होता है मशीनरी का, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होता है मशीनरी का। तो जितना महंगा एसेट रहेगा वो वैसा बर्दाश्त करेगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन बुकिश होता है, बोगस है। हम चार्ज करते क्योंकि उस मशीन से हमने
यूज़ करके फिनिश गुड बनाया तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इंश्योरेंस, पूरा मशीन का हमने जीवन बीमा करा लिया, जीवन LIC नहीं, इंश्योरेंस करा लिया। कल अगर आग लग गया तो भाई इंश्योरेंस कंपनी है हमारे साथ। जैसा गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, वैसा मशीन का इंश्योरेंस कर लिए हैं। रिपेयर्स क्या होता है बताए, मशीन है ख़राब होगा तो जितना महंगा मशीन होगा उतना ज़्यादा उसका रिपेयर्स खर्चा आएगा। तो ये 3 आइटम वैल्यू ऑफ द एसेट्स में बांटेंगे, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड रिपेयर्स। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ऑफिस का खर्चा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंस जैसे कि सैलरी ऑफ द मैनेजर, डायरेक्टर, कॉमन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो ऑफिस पकड़ लो, ऑफिस का जो खर्चा रहता है इक्वली बांट के लेंगे, टाइम बेसिस या इक्वली अमॉन्ग द डिपार्टमेंट, क्योंकि ये तो सब लोग के लिए कर रहे हैं काम, तो इसको नॉर्मली इक्वली बांट के लेते हैं। टाइम बेसिस वगैरह अभी फिलहाल इधर नहीं आता है, इक्वली बांट के लेंगे। टाइम बेसिस क्यों बोला, कल पता चला वही यहाँ टाइम आ जाएगा, इधर 12 घंटा काम करते इधर 6 घंटा काम करते, तो फिर टाइम बेसिस। अगर दोनों जन इक्वली काम करते हैं, सुन रहे बेटा, दोनों स्टाफ इक्वली काम करते तो इक्वली बांट लेंगे, समझे। अगर मैं डिपार्टमेंट ए में 12 घंटा काम करता हूँ, डिपार्टमेंट बी में 6 घंटा काम करता हूँ, तो फिर वो रेशियो में बांट के लेंगे। टाइम बेसिस का मतलब वो होता है। और मैं कॉमन काम करता हूँ दोनों के लिए, जनरल बता नहीं सकता है, तो फिर इक्वली बांट लेंगे। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस क्या होता है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस सर, आजकल वो लेबर मतलब कंपनी के अंदर जो कारीगर काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, उनको हम लोग यूनिफॉर्म देते हैं, हेलमेट वगैरह देते हैं, शूज़ देते हैं। कल वर्कर एक काम करता, उसके पाँव पे लोखंड गिरा और जोड़ कर चिल्लाता, आ बोला चिल्ला क्या रहे बे। बाद में घर गया ना, जूता निकाला तो उंगली अंदर ही रह गया, जूता में था उंगली, क्योंकि वो उंगली अलग हो गया था। तो भाई वर्कर के ऊपर हम पैसा खर्चा करते हैं, उनका सेफ्टी के लिए खाना पीना देते हैं, तो जितना ज़्यादा वर्कर होगा उतना ज़्यादा हमें यूनिफॉर्म देना पड़ेगा उनको, उतना ज़्यादा शूज़ हेलमेट देना पड़ेगा। हाँ, खाना पीना देते हैं हम लोग, शाम को वड़ा पाव खिलाते हैं महाराष्ट्र का। तो लेबर वेलफेयर एक्सपेंस कैसे बांट के लेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जिसके ज़्यादा एम्प्लॉय हो वैसा बर्दाश्त करेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ईच डिपार्टमेंट। एंड द लास्ट PF और ESI कॉन्ट्रीब्यूशन। PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। इंसान हो, एक दिन बुढ़ा हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, तो PF का पैसा आपको बुढ़ापे में मिलता है। लेकिन जो PF का जो पैसा होता है, PF और ESI का मतलब सर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो प्रोविडेंट फंड का पैसा और ESI का पैसा ना परसेंटेज में रहता है, अक्सर ये परसेंटेज में रहता है। मैं परसेंटेज डाल देता हूँ, ये परसेंटेज में होता है। किसका परसेंट होता है, वेजेस का होता है। तो जैसा एग्जांपल है, ड्राइंग समझो। अगर कोई वर्कर का पगार, अगर यहाँ पर वेजस, हाँ वेजस, अगर एक वर्कर का पगार है 10,000 रुपया, हाँ हार्डवेयर में काम करता है। दूसरा वर्कर जो सॉफ्टवेयर में उसका पगार ज़्यादा है, उसका पगार है 80,000। तो ये जो ESI और PF होता है ना, आदमी के बेस पे नहीं होता है, परसेंटेज होता है वेजेस का। तो जैसे कि ये ESI इंश्योरेंस कराए हम लोग वर्कर का, क्योंकि कल कुछ भी हादसा हो सकता है। कल एक वर्कर हमारे पास आया था, उसको 2 हाथ था, मशीन में इधर ही छूट गया उसका 2 हाथ, एक हाथ इधर ही छूट गया, एक ही हाथ घर पे गया हो, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया। तो ESI हम लोग इंश्योरेंस का, हम उसका हाथ तो नहीं दे सकते, लेकिन आपका इंश्योरेंस तो कर सकते हैं। हम आपका एक कंपनसेशन तो दे सकते हैं हम आपको। तो ESI क्या होता है, वो परसेंटेज होता है। जैसा एग्जांपल 2% ESI देंगे, तो इसका 10,000 का 2% और 80,000 का 2%। PF भी ऐसी ही कुछ होता है, PF भी ऐसी होता है, परसेंटेज में होता है। जैसे PF दे रहे 10%, तो ये जो होता है वेजेस और सैलरी का परसेंट होता है। इसीलिए याद रखो, वेजेस और सैलरी लेना मतलब रुपीस वाला लेना, सुन रहे बेटा। ESI और PF किसका परसेंट होता है, वेजेस और सैलरी जो रुपीस में है। और र बना रहा हूँ, आप भी बुक में बना लेना, र जितना भी वेजेस सैलरी होगा ना रुपीस में। नंबर तो अलग होता है, नंबर मतलब इंसान, नंबर मतलब इंसान। PF और ESI वेजेस सैलरी रुपीस का परसेंट होता है। तो जिसका ज़्यादा रुपीस रहेगा उसको ज़्यादा PF देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर पे करता है, कौन पे करता है, एम्प्लॉयर, बॉस।
ठीक है। तो पीएफ और ईएसआई क्यों पे करता है? अरे यार वो आदमी अपने लिए काम करता है, गरीब आदमी, तो उसका थोड़ा सा काम नहीं कर सकता। पीएफ का पैसा एक्स्ट्रा देता है बॉस अपना जेब से, और ईएसआई उसका इंश्योरेंस करा के रखा है उस एम्प्लॉय का। तो किसका रहता है? जिसका ज़्यादा वेजेस रहेगा उसका ज़्यादा पीएफ देगा, जिसका कम वेजेस उसका कम पीएफ, जिसका ज़्यादा वेजेस उसका ज़्यादा ईएसआई, जिसका कम वेजेस उसका कम ईएसआई। समझ में आया? 9 पॉइंट समझा? जल्दी बताओ। 9 पॉइंट समझा बेटा अच्छे से? कोई ऐसा पॉइंट जो रिपीट करना, जल्दी बताओ। ये 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अच्छे से रट्टा मार लेना। एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, एएस के साथ क्वेश्चन पूछते हैं ना, कभी कभी पूछ सकते हैं। बोलेंगे बताओ पुत्र इस खर्चों कैसे बांटोगे, सबका सब दे देंगे। जल्दी बताए, आगे बढ़े। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, देयर आर सर्टन एक्सपेंस एंड इनकम मोस्ट बिंग फाइनेंशियल नेचर विच कैन नॉट बी अपोर्शन। कुछ खर्चे को हम बांट नहीं सकते हैं, कुछ कैन नॉट बी, कुछ खर्चे को हम बांट नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? वो जनरल पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। देयरफॉर दे आर रिकॉग्नाइज्ड इन द कंबाइंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे। एग्जाम्पल, हमने लोन लिया है तो उसका ब्याज को बांट नहीं सकते हैं, या प्रॉफिट और लॉस ऑन इन्वेस्ट, मतलब वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं होते, समझे? कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको हम बांट नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल फनी एग्जाम्पल, 2 भाई ना सब बांट लिए रे, बंटवारा हुआ। पहले बहुत प्यार करते थे एक दूसरे, जब से शादी हुआ पगला गए दोनों। अब दोनों बंटवारा कर रहे, क्योंकि वो औरत का बात मानते हैं, तो दोनों बंटवारा कर लिए। तो हर चीज़ बांट के लिए रे। घर में ना 3 गिलास था, एक ने एक लिया, एक ने एक लिया, और बीच वाला काट के लिया। हर चीज़ बांट के लिया। अब माँ बाप आए, माँ बाप को भी बांट के लिए। बोले माँ तू बड़ा लोग साथ रहे, पापा आप छोटा लोग साथ रहे 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए एक्सचेंज, बाद में सब बांट के लिए। अब आया सब चीज़ बांट लिए, बीच में एक मंदिर आया रे, मंदिर, घर में एक मंदिर है साईं बाबा का, क्या वो भगवान को भी काट दे बीच में से? नहीं यार, ये तो पाप हो जाएगा। तो कुछ चीज़ को हम बांट नहीं सकते। तो ये ऐसी कुछ है, कुछ खर्चे को हम बांट नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंबाइंड जनरल, इसको जनरल पीएनएल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? जनरल पीएनएल अकाउंट, उसमें लिखेंगे, याद रहेगा, ठीक है। अब हम करें प्रॉब्लम, करें इंट्रोडक्शन, समझा अच्छे से? यही इंट्रोडक्शन है। अब हम प्रॉब्लम में बताएंगे क्या क्या तकलीफ होता है। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी मैट में मिल जाएगा। ओबामा नहीं, ओमेगा। ओमेगा इसे डिपार्टमेंटल स्टोर के 3 डिपार्टमेंट है, XYZ। ये की क्वेश्चन है, पावरफुल है, अच्छे से देख लेना। आप बाद में करना, आप बस आंसर देना। ओमेगा के 3 डिपार्टमेंट है, XYZ। ये रहा इन्फॉर्मेशन, XYZ 3 डिपार्टमेंट है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया है। अच्छा सुनो, कुछ चीज़ ना बांट के दिया हुआ है ऑलरेडी। ओपनिंग स्टॉक बांटा हुआ है, तो हम कौन होते हैं बांटने वाले? हम उसको नहीं बांटेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी बांटा हुआ है, परचेस ऑलरेडी बांटा हुआ है। डेटर एट द एंड, मतलब बैलेंस शीट में आएगा ना, तीनों का डेटर अलग अलग है, तीनों का सेल अलग अलग है। सुन रहे हो? ओपनिंग स्टॉक हमें ऑलरेडी बांट के दिया हुआ है, अच्छा लगा। परचेस ऑलरेडी बांट के दिया, अच्छा है, सही जा रहे हो। तो हमको बांट के दिया तो मज़ा आ रहा है। सेल्स ऑलरेडी बांट के दिया हुआ है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्लोथिंग स्टॉक भी बांट के दिया है, और अच्छा है। और कुछ ना बेस दिया है, बेस फर्नीचर दोनों का दिया हुआ है। फ्लोर एरिया याद आ रहा है? फ्लोर एरिया हमको चाहिए रहता है, स्क्वायर फुट में दिया है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया है, और बिजली कंज्यूम तीनों डिपार्टमेंट का दिया। अब नीचे आ जाओ, फटाफट मेरे को बताओ। कैरेज इनवर्ड, कुछ खर्चे को लोग बांट नहीं पाए, इसीलिए आपके पास आए, सीए के पास आए। तो आपको बताना है, ये पहला वैरायटी है जहाँ पे खर्चे को बांटना है। सुन रहे हैं? फर्स्ट वैरायटी है। मैं अब लिख भी देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट वैरायटी है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद कितना वैरायटी हमने किया। तो ये फर्स्ट वैरायटी केवल खर्चे को बांटने वाला पूछ सकते हैं। तो बताओ जल्दी बेटा जी, कैरेज इनवर्ड को कैसा बांटोगे? कैरेज इनवर्ड का संबंध परचेस के साथ होता है, तो इसको हम लोग परचेस का रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? परचेस का रेशियो में। अब सर परचेस का रेशियो कैसे निकालोगे? परचेस का रेशियो तो यहाँ साइड में लिखते भी जाता हूँ। कैरेज इनवर्ड को हम लोग बांटेंगे परचेस का रेशियो में, परचेस का रेशियो में। हाँ, क्या रेशियो? बेसिस ऑफ एलोकेशन। रफ वर्किंग किया,
ये करना पड़ेगा। कैरेज इनवर्ड को परचेस का रेशियो में बांटेंगे, जल्दी बताओ। परचेस का 3 0 कॉमन है ना, उड़ा देंगे, तो ज़्यादा छोटा नहीं करने का। 132 छोटा होगा तो करते बैठो, कभी कभी वो छोटा करते करते गलती हो जाता है, मैं नहीं करूँगा, उसी को रेशियो पकड़ लेना, भाड़ में गया बाकी। तो परचेस का रेशियो यही ले लेना, 132:88:44। इसका टोटल कितना आएगा, बेस डिवाइड करके आ जाएगा 132 + 88 + 44, इसका बेस आएगा 264। सुन रहे हो। अगला आइटम कैरेज इनवर्ड को ऐसा बांटेंगे। अगला रुको थोड़ा सा मैं वीडियो अपना ये कर दूं बाद में। कैरेज आउटवर्ड को कैसा बांटे, कैरेज आउटवर्ड को सेल्स रेशियो में बांटेंगे, तो सेल्स रेशियो में बांटेंगे। व्हाट इज द सेल्स रेशियो, कॉमन जीरो उड़ा दो तो इसका 3 0 उड़ जाएगा, तो रेशियो बनेगा 180:135:90। 180:135 + 90, तो इसका बेस आएगा 405। अरे बेस चाहिए रहता है ना डिवाइड करने के लिए, बरोबर। मैथ्स की है, साइंस की है, साइंस के बच्ची है, तो धनाधन आंसर देगी। नंबर 3 अगला आइटम है सैलरी। सैलरी को कैसा बांटेंगे, सैलरी। आप एक ही बार चैट में लिखो पूरा उसका कोड लिख के, बरोबर। सैलरी कैसा बांटेंगे, सैलरी को बांटेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो जिसके ज़्यादा एम्प्लॉय वैसा बांट के लेंगे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो में बांटेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो में बांटेंगे। तो वह एम्प्लॉय ढूंढो ना, ये देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉय नीचे से थर्ड, 25:20:15 इस रेशियो में बांटेंगे, तो इसका बेस क्या आएगा, 25 + 20 + 15। कैल्सी यूज़ करो, भगवान ने कैल्सी बनाया। नंबर 4 एडवर्टाइजमेंट का संबंध सेल के साथ होता है, जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी किया रहेगा, तो सेल्स का रेशियो हम बांटेंगे। ऑलरेडी हमने सेल्स का रेशियो ऊपर निकाला है, वही लिख देंगे, ठीक है। नंबर 5 पांचाली, डिस्को दीवान है, डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड, जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट किस रेशियो में बांटोगे, सेल्स का रेशियो में, तो ऑलरेडी हमने लिखा है वही लिख देंगे। सुन रहे हो, हाँ सर, बिना मतलब का भी इतना बड़ा दिख रहे थे। नंबर 6 ऐसा लग रहा था मेरे घर पे आ जाओगे। नंबर 6 डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट किससे मिलता है, परचेज जितना करोगे उतना डिस्काउंट मिलता है, तो इसको परचेज का रेशियो में बांटेंगे। ऑलरेडी हमने परचेज का रेशियो ऊपर निकाला, उसी को लिख देंगे। नंबर 7 नो टाइम पास, रेंट रेट्स याद करो, स्टार्टिंग में बताया था रेंट रेट्स एंड टैक्स कैसे बांटेंगे, एरिया, तो स्क्वायर फुट एरिया का रेशियो बांटेंगे। व्हाट इज द एरिया का रेशियो, 0 0 2 कॉमन है ना, कॉमन 0 उड़ा देंगे, तो 30:25:20 इस रेशियो में बांटेंगे। इसका बेस क्या आता है, 30 + 20 50 + 25 75। नंबर 8 ये कुछ गलती होगा तो बता देना मुझे। आगे बढ़ते हैं, रेंट हो गया। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन याद करो, फर्नीचर का है तो असेट्स का रेशियो में बांटेंगे। वैल्यू ऑफ द असेट्स, वैल्यू ऑफ फर्नीचर का रेशियो में बांटेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर, 20 20 10, मतलब 0 1 2 4 4 0 उड़ा देंगे, तो 2:1 का रेशियो, मतलब 2/5 1/5, ओके। 2:1 का रेशियो बांटेंगे। 9th आइटम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बिजली गिरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किस रेशियो बांटोगे, जितना कंज्यूम किया रहेगा बिजली, कंजम्पशन का रेशियो में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इसका 2 0 उड़ा देंगे, तो रेशियो बनेगा 3:2:1 3 4 5 6, तो 3/6, समझा, बेस 6। आके डायरेक्ट आंसर ही लिखा, ओके। आगे बढ़ते हैं, लास्ट लेबर वेलफेयर, अभी लास्ट बताया था ना, लेबर वेलफेयर वर्कर के ऊपर खर्चा करते हैं हम लोग, तो जितना ज़्यादा वर्कर होंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा, तो नंबर 10 का दम। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस कैसे बांटेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सुन रहे हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेस पे बांटेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉय डबल ही लिखा हूँ शॉर्टकट, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कहाँ तो यूज़ किए थे क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 25:20:15, बेस 25 + 20 + 50 60।
ऑन द लास्ट। और कुछ बचा है क्या ज़िंदगी में? सुनो, एक नीचे एक पॉइंट बचा है, आरडीडी करना है। सुन रहे हो? आरडीडी नहीं मिल रहा है सर, ये देखो नीचे आरडीडी करने बोला। आरडीडी का संबंध डेटर के साथ होता है, तो आरडीडी कैसा बांटेंगे? डेटर का रेशियो में बांटेंगे। नंबर 11 एक एक्स्ट्रा मिला क्या? आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, उसको किस रेशियो में बांटेंगे? डेटर का जो बैलेंस रहेगा उस रेशियो में बांटेंगे। जरा डेटर का बैलेंस देखो, ये देखो बीच में जो वाइट है 15:10:10, 15:10:10 इस रेशियो में बांटेंगे। इसका बेस क्या आएगा? 15 + 10 + 10, आंसर 35। बोलो बेटा जल्दी समझा। हाइड किया हूं, दिख रहा है अभी बरोबर? बोलो। और किधर गई? वो रिप्लाई नहीं दे रही है मेरे को। हाँ, ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या करना है सर? इसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। खतरनाक क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन। सुनो, ये क्वेश्चन ना नॉर्मल पेज पे नहीं सॉल्व होगा, नॉर्मल एक पेज पे नहीं सॉल्व होगा एग्जाम में अगर आ गया तो क्या करने का? दोनों पेज यूज़ करना है। सुनो, दोनों पेज यूज़ करना है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा तो। और बीच का जो मार्जिन होता है ना वो उसमें नहीं लिखने का, ऊपर हेडिंग लिखने का धमाकेदार, इन द बुक ऑफ ओमेगा लिख देना आप, गॉड ब्लेस यू। बाद में लिखेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों साथ में बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हमारा ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च 2000 क्या है? 2011 पकड़ रहे। अब सुनो ना, मैं ना एक कॉलम कम बना क्योंकि मेरे पास जगह कम है, लेकिन आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, दोनों लोग को और आगे भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो परचेस कर रहे हैं, मैं कॉलम इसलिए कम बनाया क्योंकि मेरे पास जगह कम है, मेरे को हटना पड़ेगा। पता चला वो डेस्कटॉप में से बाहर निकल रहा है पॉइंट। तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना का, मैंने एक कॉलम कम बनाया। डेबिट में 4 कॉलम बनाओ, 3 डिपार्टमेंट है ना, तो एक और एक बनेगा, तो एक कॉलम रहेगा डिपार्टमेंटल एक्स, डिपार्टमेंटल वाई, डिपार्टमेंटल जेड, ये साइड भी क्रेडिट वाला, डिपार्टमेंट एक्स वाई और जेड। में टोटल नहीं बना, एक टोटल भी बनाने का, सुन रहे हो? एक टोटल ही बना, मतलब डेबिट में एक टोटल कॉलम, क्रेडिट में एक टोटल कॉलम। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जगह कम है यार, बहुत नाइंसाफ़ी है, तो मैं वो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप बनाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आइटम कौन सा दिख रहा है? देखो अभी कुछ नहीं, डिवाइड करना है। ओपनिंग स्टॉक, अच्छा कुछ चीज़ बांट के दिया हुआ उसको सीधा सीधा छाप देते हैं। तो सबसे पहला आइटम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, दिखाई दे रहा है? ऊपर से लिख रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक एक्स का कितना है? 36,000, वाई का 24,000, जेड का 20,000। परचेस एक्चुअली ये कल से अपन साथ में करेंगे, चिंता मत करना, अभी सब इजी है, सिंगल एंट्री सबसे हार्ड था, अभी हम लोग साथ में करेंगे। आज तो अभी कॉलम अपने नहीं बना रहेगा, कोई बात नहीं, इसके बाद कर लेना। डेटर हम नहीं लिखते हैं, सेल्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय सेल्स 180 135। रुको मैं अपना वीडियो हाइड कर देता हूँ, मैं नहीं दिखे तभी चलेगा, हमको देख के क्या करोगे। सेल्स 1,80,000 अब दिख रहा है, दूसरे का 1,35,000, 90,000। आगे बढ़ते, क्लोथिंग स्टॉक भी इधर ही लिखते हैं ना, क्लोथिंग स्टॉक तो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, आधा में बाय क्लोथिंग स्टॉक। तो क्लोथिंग स्टॉक कितना? 45,000, एक्स का 45,000, वाई का 17,500 और जेड का 21,000। समझा सर? अच्छा सुनो, ये बीच में थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट, आगे बढ़ते। अब कुछ खर्चा नीचे है, कैरेज इनवर्ड। अब आपको बताया कि कैरेज इनवर्ड को कैसा बांटना है, सीधा भी बांटना है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, तो 3,000 को बांटेंगे, 3,000 को कैसा बांटेंगे? ये रेशियो में बांटोगे, तो कैलसी ले लो, ऐसा लिखने का। देखो मैं बता रहा हूँ, 3,000 डिवाइड करो उस रेशियो में, इंटू 132 डिवाइड बाय 264, डायरेक्ट आंसर आएगा 1,500 आएगा। माँ का सम 1,500 राइट है।
ऐसी y का निकालो, ऐसी 3000 इंटू 88 डिवाइड बाय 264, आंसर आता है 1000। चेक कर लो आ रहा है कि नहीं। और ऐसी z का आएगा 500। समझा सर, समझा। कैरेज यूनिट को हमने बांट दिया। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस में आता है तो भगवान के नाम पे दे दे बाबा नहीं, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, सुने, वो अपना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो बीच में एक दीवार डाल रहा है। अभी प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं इसके नीचे, तो लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड। किस रेशो में बांटेंगे बेटा जी? सेल्स रेशो में। कैरेज आउटवर्ड ले लो, कैरेज आउटवर्ड 2700 डिवाइड बाय 405 इंटू कर दो 2 बार। अब 180 इक्वल टू लिखो, डायरेक्ट आंसर आएगा। हमको तो आया 1200 आया। 1200 आपको आया क्या? मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, एक शॉर्टकट टेक्निक है। 1200 फिर ना और कोई बटन नहीं दबाने का, 135 इक्वल टू बटन दबाने का, 900 आएगा। हमको तो आ रहा, मज़ा आ रहा है। और 90 इक्वल टू 600। कुछ किया नहीं मैंने, रेशियो में बांटा। बोलो समझ में आ रहा है बेटा जी? कैरेज आउटवर्ड को सेल्स रेशियो में बांटा, कितना इजी है। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड के बाद सैलरी 48,000, एम्प्लॉय का रेशियो में बांटेंगे तो 48,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 60, आंसर आएगा 20,000। बाकी आप करो, समझदार को इशारा काफ़ी है। सैलरी को मैं बांट रहा, अभी स्टडी मैट सामने रखो तो आ जाएगा। तो सैलरी आएगा 20,000, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ भैया, 20,000, 16,000, छोले नहीं शोले, और 12,000। सैलरी के बाद अगला आइटम एडवर्टाइजमेंट को कैसा बांटेंगे? सेल्स रेशो में। तो सेल्स रेशो में बांटो, एक करके दिखा रहा हूँ आपके सामने लाइव टेलीकास्ट। 2700 इंटू 180 डिवाइड बाय 405, आंसर आता है 1200। बाकी समझ जाओ। तो पहले का आता है 1200, दूसरे का आता है 900 और तीसरे का आता है 600। तो टू एडवर्टाइजमेंट। यार वीडियो बंद था मेरा, सॉरी यार, हमको लगा चालू था। हाँ, तो एडवर्टाइजमेंट, आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बाद अगला आइटम, एडवर्टाइजमेंट के बाद डिस्काउंट अलाउड, 2250 डिस्काउंट अलाउड बांटेंगे सेल्स रेशो में। तो एक कर देता हूँ आपके सामने, तो डिस्काउंट अलाउड 2250 इंटू 180 डिवाइड बाय 405, आंसर 1000। समझ गया सर? तो इसको आएगा 1000, दूसरे को आएगा 750 और तीसरे को आएगा 500। चेक कर लो सर, झूठ नहीं बोलते। डिस्काउंट अलाउड के बाद अगला आइटम, डिस्काउंट रिसीव 1800। तो डिस्काउंट रिसीव 1800 है तो डिस्काउंट रिसीव परचेस का रेशियो में बांटेंगे। तो चलो परचेस का रेशियो किधर था? परचेस एकदम ऊपर टेरिस पे। तो डिस्काउंट रिसीव परचेस का रेशियो, तो डिस्काउंट रिसीव है 1800 इंटू 132 डिवाइड बाय 264, आंसर आता है 900। आ रहा है? किधर गई यार दिव्या? हाँ, डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव 900 और बाकी मैं लिख रहा हूँ डिस्काउंट रिसीव 900 ना, ये गलती से पाप हो गया, घाई घाई में यहाँ लिख दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है ना, क्रेडिट साइड आता है। दिव्या बोल भी नहीं रही है, नाराज है सर से। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है 900, तो 900 कितना? 900, तो 900 पहले में आएगा 900, दूसरे में आएगा 600, सुन रहे हैं 600, और तीसरे में आएगा 300। सर फिर से बताओ, क्योंकि टोटल हमारा 1800 था, टोटल 1800 था। 1800 को इस रेशियो में बांटे, 1800 इंटू 132 डिवाइड बाय 264, आंसर आएगा 900। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है, भूलने जाना। रेंट टैक्स 7,500, तो रेंट टैक्स कैसे बांटोगे? एरिया का रेशियो में एक कर देता हूँ, तो 7,500 इंटू 30 डिवाइड बाय 75। अच्छा नोट कर रही है मेरे साथ, ठीक है ठीक है। तो रेंट को बांटा हमने, तो रेंट का लिखने जा रहे हैं बेटा अभी, रेंट का टू रेंट, ठीक है। फिर चैट मत करो, लिखते रहो फिर। तो रेंट का आता है, एक बार धीरे धीरे आपको स्पीड मिल जाएगा, चिंता मत करो। रेंट आएगा 3,000, 2,500 और लास्ट का आएगा 2,000, ठीक है। रेंट के बाद अगला आइटम, रेंट के बाद अगला आइटम है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। 1000 को बांटना है, सब बता दिया लॉजिक। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ,
डेप्रिसिएशन ऑन अ फर्नीचर, उसको बांटो अच्छे तरीके से। सर मैं गलत बांटी तो आप मेरा क्या कर लेंगे, तो आपका मास को बांट दिया जाएगा बाकी बच्चे लोग में, इसीलिए गलत मत बांटना बेटा जी। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आएगा 400, 400 और 200। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के बाद कहाँ थे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को बांटेंगे कंजम्पशन के हिसाब से, तो इलेक्ट्रिसिटी को बांटो तो आएगा आंसर 1500, 1000 और 500। इलेक्ट्रिसिटी के बाद लेबर वेलफेयर 2400, तो लिखेंगे टू लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस 2400 को बांट दो तीनों लोग में, विच रेशो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशो में, तो लेबर वेलफेयर बांटेंगे तो आएगा 1000, 800 और 600। ये सब नहीं हुआ, एक आरडीडी बचा ना, आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो आरडीडी कितना परसेंट है देखो बेटा जी 5% है, तो डेटर का 5% निकालना। सुनो ना, ये रेशो नहीं निकालने का, सुनो ये हटा रहा हूँ, सुन रही है, आरडीडी का ये मत निकालो, ये हटा दो, क्योंकि ना आरडीडी डायरेक्टली हम डेटर पे निकालेंगे ना बेटा, जिसका जैसा डेटर वैसा, तो 5% हम सीधा निकालेंगे, ये बेटर है। सुन रहे हैं, चेंज करो, अगर लिखा रहेगा तो रेशो निकालना गलत होगा। आरडीडी तेरा जितना डेटर उतना 5% निकाल, तो सबका डेटर अलग अलग है, तो चलो 5% निकालता हूँ। एक लाइव आपके सामने डेटर 15,000 है, तो 15,000 का 5% आंसर 750। सुन रहे हो, तो पहला वाले का 750, 5% ना, 5% किसका निकालोगे, अपना अपना डेटर का निकालो ना, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो, अपना अपना डेटर का निकालो भाई साहब। तो पहला वाले का आता है 750, ऐसी दूसरा डेटर पे निकालो, आंसर आएगा 500, और तीसरा वाले पे आएगा 500। सर आप झूठ बोल रहे हो, नहीं बेटा आपको झूठ क्यों बोलूँगा, देखो ना। ओके सर, जीनियस है आप, थैंक यू। तो अब ऑलमोस्ट सब हो गया, तो शुभ काम में देरी नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट सबका अलग अलग मिलेगा, इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी, पता चलेगा हमें आपका। तो 1,80,000 प्लस 45,000 माइनस 36,000 माइनस 132 माइनस 1,500, तो आंसर आएगा 55,500। पेन चेंज कर रहा हूँ, 55,500। कैलसी स्पीड में चलाया करा क्या, टू ग्रॉस प्रॉफिट बिना देखे कैलसी चलाया करो। 1,35,000 प्लस 17,500 माइनस 24,000 माइनस 88,000 माइनस 1,000, आंसर आता 39,500। जेड का 90,000 प्लस 21,000 माइनस 20,000 माइनस 44,000 माइनस 500, आंसर आता है 46,500। इसको ब्रॉड डाउन करेंगे जीपी को, ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह कम है, बाय जीपी ब्रॉड डाउन सेम 55,000, 39,500 और 46,500। अब प्रॉफिट लॉस में, और प्रॉफिट लॉस टैली करते हैं। 900 प्लस 55,000 माइनस 1,200 माइनस 20,000 माइनस 1,200 माइनस 1,000 माइनस 3,000 माइनस 400 माइनस 1,500 माइनस 1,000 माइनस 750। वाओ 20 20। यार इनका मैच क्यों नहीं हो रहा भैया जी, रुको और एक बार करना पड़ेगा, स्पीड में तो किया था मैंने। 900 प्लस 55,000 55,500 है ना, अच्छा वही बोला 55,500 था, मैंने इधर अमाउंट बराबर नहीं लिखा, वही बोला 55,500। अब आएगा वो ना, 500 नहीं लिखा था मैंने, 55,500 प्लस 900, नहीं तो बराबर कैलकुलेशन करता मैं, बहुत पास करता हूँ। माइनस तो 55,500 प्लस 900 माइनस 1,200 माइनस 20,000 माइनस 1,200 माइनस 1,000 माइनस 3,400। बोलना बंद कर दिया मैंने। 26,350 नेट प्रॉफिट। $16,000 में सॉल्व कर रहा हूँ, चुप बैठा हूँ, कभी कभी चुप बैठना का ही भला ही है, अच्छा लगता है, शांति अच्छा लगता है। शांति मतलब वो शांति लड़की नहीं, शांत बैठने का अच्छा लगता है।
200 है 200। आंसर आता 29,300। टोटल नीचे लिख देना, बात खत्म। इतना क्वेश्चन आपको एग्जाम में 10 मार्क के लाएगा। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बोलो बेटा जी समझा? हाँ चेंज किया मैंने, वो गलती हुआ था। ठीक है, समझा आज का लेक्चर? तो कल से हम लोग सेकेंड वैरायटी करेंगे। फर्स्ट वैरायटी यही वाला है, जहाँ पर आपको केवल खर्चा को बांटना है, लॉजिक का समझा दिया। कल से हम लोग करेंगे सेकेंड वैरायटी, सेकेंड थर्ड कल उड़ाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, कल मिलेंगे। और सिंगल एंट्री का होमवर्क आपको कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी, उसका आगे का वीडियो दूंगा। चलो बाय बाय।